प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कुछ टॉपिक लेकर के आज केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक लेकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और यह टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आप जानते हैं कि हम कल भी अपने वीडियो में भी बताए थे कि चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, दरोगा की जो परीक्षा देने जा रहे हैं, दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तैयारी 4 के जो कैंडिडेट हैं गुरुजी उनके लिए, और 72वीं बीपीएससी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रत्येक वीडियो में बताए हैं कि साइंस से आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 15 से 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन कम नहीं रहता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में 20 नंबर का। तो आपसे आग्रह है यही कि आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए तैयार हूँ आपको, और ध्यान दीजिएगा तो संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा आपको। बशर्ते कि ध्यान से सुनिए और समझिए। और एक बात और, सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं कुछ और आपकी सेवा कर सकूं। मैं तो कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं और न कोई चार्ज ले रहा हूं। बस आप, मेरी यही कामना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाइए, सफल होकर के एक अच्छा पद ग्रहण कर लीजिए। बस यही मेरी कामना है। चलिए आइए अपने विषय पर आते हैं हम। तो केमिस्ट्री में, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस के 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बायो से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे उससे कुछ कम क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा जाता है। केमिस्ट्री से भी प्रश्न रहते ही करता है, ऐसी बात नहीं है कि केमिस्ट्री को स्किप करके चला जाए। इससे भी 7-8 क्वेश्चन आपको रहबे करेगा, तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना है। छोड़ के नहीं चलना है कि केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको इससे भी रहबे करेगा, चाहे वो बीपीएससी 72वीं की प्रिलिमिनरी की परीक्षा हो या दरोगा अभ्यर्थी। अभी हाल में दरोगा के लिए भी निकला हुआ है 150 पद, पुलिस सेवा आयोग से निकला, वैकेंसी निकली हुई है। जो नए एस्पायरेंट हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे परीक्षा दरोगा के होती है, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या सिलेबस है उसको उनको हम बताएंगे। बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको और से अधिक सेवा कर सकें, मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो आइए आप इस पर, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आम्ल, क्षार और लवण। आम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट। अब आ जाइए कि आम्ल क्या है, इसको आपको पहचानना है, जानना है, परिभाषा क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है। तो कहता है कि वह पदार्थ, इसका स्वाद खट्टा होता है, टेस्ट, स्वाद जो है उसका खट्टा होता है। केमिस्ट्री उसको अम्ल मानता है, रसायन की भाषा में उसको अम्ल कहेंगे, जो भी पदार्थ खट्टा है। पहला लक्षण है कि खट्टा होता है। दूसरा लक्षण है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र लेबोरेटरी में पाया जाता है, नीले रंग का कागज होता है, मोटा रंग का। उसको, उस कागज को आप अम्ल में डालिएगा, नीला रंग का जो कागज है उसको डालिएगा, तो उस कागज का रंग बदल देता है अम्ल, उस नीला से लाल कर देता है। दूसरा लक्षण है, नीला से लाल कर देता है, याद रखना है इसे। तो ये दो लक्षण है, इसलिए इसको अम्ल कहते हैं। और आगे क्या कहता है, अम्ल जो है जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अगर अम्ल को पानी में घोरिएगा
तो हाइड्रोजन जो है वो अलग रहता है, आयन देता है। H हाइड्रोजन का संकेत है, आयन देता है। अर्हेनियस का ही सिद्धांत है। अर्हेनियस एक केमिस्ट था, रसायन ज्ञाता था, रसायन विज्ञान के विद्वान था अर्हेनियस, वही इसके बारे में बताया है। जैसे में आप कहेगा कि कोई अम्ल कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोलिक अम्ल है, गंधक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब अम्ल में आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आ जाइए, साइट्रिक अम्ल है। रसायन में तो बहुत से अम्ल हैं, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम छांट करके आपको हम बता रहे हैं। तो साइट्रिक अम्ल है जो कहाँ मिलता है, नींबू में उपस्थित रहता है। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू तो खट्टा होता है, जैसा कि हम पहले बताएं कि अम्ल का लक्षण है कि अम्ल खट्टा होता है स्वाद में, तो चखिएगा तो खट्टा लगेगा। तो नींबू जो है उसको गाड़िएगा तो नींबू के रस तो वो भी खट्टा लगता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। सवाल, संतरा है, अंगूर है, इस सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल याद रखना है। आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछेगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। एक है मैलिक अम्ल, कच्चा सेव में पाया जाता है। जो सेव पका हुआ नहीं हो, कच्चा हो, उसमें आपको मैलिक एसिड पाया जाता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि कच्चा सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। इमली जो होता है वो भी खट्टा होता है, उसमें कौन सा एसिड रहता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। आपको एमसीक्यू यही में पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में स्राव होता है, जिससे भोजन को तोड़ता है, पचाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर जो हम लोग खाते हैं उसमें भी एक अम्ल पाया जाता है। कोई कोई टमाटर खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आपको क्वेश्चन में आएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर, करेक्ट आंसर, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। अब आगे बढ़ते हैं, क्षार में आ जाइए। तो क्षार किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़ा होता है, कड़वा होता है, थोड़ा तीखा तीखा लगेगा, कड़ा लगेगा। और इसका ठीक उल्टा है, लाल लिटमस पत्र को डालिएगा तो नीला कर देता है। हम लोग जो था वो नीला लिटमस पत्र को डाले थे तो लाल कर दिया था, और इसमें लाल लिटमस पत्र को डालिएगा क्षार में तो उसको रंग बदल देता है, उसका नीला कर देता है। तो समझिए कि क्षार है, ये क्षार है। जलीय घोल में OH आयन देता है। अगर आप क्षार को जल में घोलिएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH। जिस सूत्र के अंत में OH लगा हो हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र पहचान के नियम सूत्र तो शायद आप लोगों को याद होगा कि जिस सूत्र के अंत में OH लगा हो हाइड्रोक्साइड कहते हैं। Na हो गया सोडियम का संकेत और K हो गया पोटेशियम का संकेत। आगे बढ़ते हैं। अब लवण, लवण में अब कौन है, क्या है, तो आम्ल और क्षार की क्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहा जाता है। आम्ल और क्षार दोनों जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है प्रतिफल के रूप में, उसको हम लवण कहते हैं, उसको हम लवण कहते हैं। आम्ल और क्षार की क्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहा जाता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na हो गया सोडियम और जिस सूत्र के अंत में Cl लगा हो उसे क्लोराइड कहेंगे। सूत्र पहचान के नियम में आपको याद होगा सूत्र पहचान का नियम, तो जिस सूत्र के अंत में Cl, तो देखिए सोडियम के साथ Cl लगा हुआ है अंत में, तो क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसी का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। जो नमक बाजार में से ला करके हम लोग खाते हैं, दाल सब्जी इस सब में डालते हैं, उसी का नाम है साधारण नमक, और उसका रासायनिक सूत्र हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड। NaHCO3 है।
जब जिस सूत्र के अंत में HCO3 लगा हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, Na तो हो गया सोडियम, और इसके साथ अंत में HCO3 लगा हो तो बाइकार्बोनेट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, जिस सूत्र के अंत में SO4 लगा हो, तो Ca तो हो गया कैल्शियम, और अंत में SO4 लगा हुआ है, सल्फेट का इस संकेत है, सूत्र है, और 2H2O कैल्शियम सल्फेट, जिसमें रावा जल 2 रहता है। तो सोडियम कैल्शियम सल्फेट, तो क्या होता है, इसको हड्डी जोड़ने में, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी लोग जानते हैं। हाथ पैर सब टूट जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, तो प्लास्टर क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें रावा जल भी रहता है। यहाँ तो 2H2O लिख दिए हैं, लेकिन जो प्लास्टर करते हैं डॉक्टर साहब, उसमें हाफ H2O रहता है, 1/2 H2O, और यहाँ हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसमें रावा जल 2 नहीं बल्कि हाफ रहेगा, आधा रहेगा, आधा से भी कम रहेगा, आधा से भी कम रहता है। इसी से टूटे फूटे अंगों को डॉक्टर साहब हड्डियों को जोड़ते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट, जिस सूत्र के अंत में SO4 लगा हो सल्फेट कहेंगे, जिस सूत्र के अंत में HCO3 लगा हो बाइकार्बोनेट कहेंगे। अगर H हट जाएगा तो मान लिया जाए CaCO3 हम लिखते हैं, CaCO3, यहाँ पर तो H नहीं है, यहाँ पर H नहीं है, तो यह कार्बोनेट हो जाएगा। जिस सूत्र के अंत में CO3 केवल लगा हो तो उसको कार्बोनेट कहेंगे। अगर H लगा कर CO3 लगाते हैं, HCO3 लगा हो तो उसे बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं। याद रखिएगा, जिस सूत्र के अंत में CO3 लगा हो कार्बोनेट, और जिस सूत्र के अंत में HCO3 लगा हो बाइकार्बोनेट कहेंगे, और जिस सूत्र के अंत में SO4 लगा हो सल्फेट कहेंगे, जिस सूत्र के अंत में Cl लगा हो क्लोराइड कहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, दाल में सब्जी में सब डालते हैं, उसका रासायनिक सूत्र हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, पीएच मान क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पीएच का मान क्या है, कौन सा घोल अम्लीय है, कौन सा घोल क्षारीय है, कैसे पता लगाएंगे? एक तो लिटमस पत्र के द्वारा हम डाल करके पता लगा सकते हैं कि घोल जो है अम्लीय है या क्षारीय है। दूसरा पीएच वैल्यू हम के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि दिया गया घोल जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसी का पता हम पीएच वैल्यू के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। पहला पता है लिटमस पत्र आप डालिएगा, जैसे आम्ल में डालिएगा नीला लिटमस पत्र, वो लाल कर देता है, इससे पता चल गया कि घोल जो है अम्लीय है। अच्छा, अगर नीला लिटमस पत्र किसी घोल में डालिएगा, अगर नीला से वो लाल हो जाता है तो समझेंगे कि वो क्षार है, वो क्या है, क्षार है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा आप पता लगा सकते हैं पीएच वैल्यू का मान ज्ञात करके कि घोल जो दिया गया है उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि दिया गया घोल जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा घोल अम्लीय है और कौन सा घोल क्षारीय है, पीएच वैल्यू के द्वारा भी हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर किसी घोल का पीएच 7 से अधिक है, ध्यान दीजिएगा, घोल जो है 7 से, उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो घोल क्षारीय होगा, 7 से अधिक। और अगर पीएच का मान 7 से कम है, 7 इंडिकेटर है, मेन पॉइंट है, अगर 7 से कम हो जाएगा तो 7 से कम है तो वह घोल आपका अम्लीय कहलाएगा, वो अम्लीय घोल हो जाएगा। समुद्री जल, जो समुद्र का जल है उसका पीएच मान 8.5 होता है, 8.5 माने क्षार, 7 से ऊपर कह रहा है क्षार है। जिस घोल का पीएच या जिस पानी का पीएच 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है। तो समुद्र का जल जो है उसका पीएच वैल्यू 8.5 होता है, फिर वो 7 से ज्यादा है, तो अगर समुद्र का जल कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। गाय का दूध हम लोग जो पीते हैं उसका पीएच वैल्यू 6.6 है। क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि गाय के दूध जो है उसका पीएच वैल्यू मान कितना होता है, तो 6.6, मैंने कैसा है ये, 7 से कम रहेगा तो क्या कहेंगे,
अम्लीय है तो थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है 7 से कम। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.36 36 7.36 होता है। जो खून है हम लोग के उसमें पानी प्लाज्मा जो है रहता है सीरम, उसका पीएच वैल्यू 7.36 मापा गया है। पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उसका हो जाएगा पीएच वैल्यू 2.4 से 3.4 तक। 2.4 से लेकर के 3.4 तक जो हम लोग पानी पीते हैं, चापाकल का, कुआं का, बोरिंग का, नल का, उसका पीएच वैल्यू याद रखिएगा 2.4 से 3.4 तक। जो पानी हम लोग घर में पीते हैं, पीने का काम, या बोतल में जो पानी बिकता है, उसका पीएच वैल्यू 2.4 से 3.4 तक माना गया है। मानव मूत्र जो हम लोग पेशाब करते हैं, उसका पीएच मान 4.8 से 8 तक, 4.8 से शुरू होता है और 8 तक जाता है, 8 तक जाता है। हर मनुष्य का, हर प्राणी का अलग अलग रहता है पीएच वैल्यू। 4.8 से शुरू होगा और 8 तक जाकर के आपको रुकेगा, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा धातु के बारे में जान लेते हैं। धातु मेटल क्या है? तो कहता है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक का नियम है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, आवर्त सारणी में इस सब में दिया हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा करते हैं, उसे धातु कहा जाता है। परिभाषा है, धातु किसे कहते हैं? तो वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। लक्षण क्या है इसका भाई? तो धातु कठोर होता है, चमकदार होता है, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत का भी सुचालक रहेगा और उष्मा के भी सुचालक होता है, उसको हम धातु के नाम से जानते हैं। और वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु के लक्षण में आप बताइए दिए, ये कठोर होगा, चमकदार होगा, विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा। ये लक्षण हो गया, मोटा मोटी याद रखिएगा। जैसे मैं आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। सोडियम का प्रयोग सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में भी होता है। बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर पीले रंग का लाइट बड़ा बड़ा लगाया जाता है, उसमें सोडियम का ही प्रयोग होता है, उस लाइट में सोडियम का ही प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका, सोडियम धातु का ही प्रयोग किया जाता है सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीला लैंप में। पीला वाला में, नीला वाला में नहीं, पीला लैंप जो बड़ा बड़ा बड़े बड़े शहरों में रोड पर, चौराहा पर लगा हुआ रहता है, उसमें सोडियम का ही प्रयोग किया जाता है, सोडियम धातु का। अब अधातु में आ जाइए। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा किया था, वो धातु, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है, तो उसको कहेंगे अधातु। अधातु जैसे आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया इत्यादि हो गया। इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, या आदर्श गैस के नाम से भी, आइडियल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबलाइट जो जलता है, मरकरी, घरों में जो मरकरी जलता है ट्यूबलाइट में, पारा के वाष्प, पारा Hg, जिसका सूत्र होगा आपको Hg, इसी का वेपर, VAPOR, वेपर और आर्गन गैस दोनों मिला करके भरा हुआ रहता है ट्यूबलाइट में। तब उसको आप करने दीजिएगा तो वो प्रकाश देता है, ध्यान दीजिएगा। ट्यूबलाइट में पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ट्यूबलाइट में क्या क्या दिया हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है? तो आपका आंसर होगा पारा का वाष्प रहता है, वेपर रहता है, और आर्गन गैस का मिश्रण मिला करके ट्यूबलाइट में भरा जाता है। ट्यूबलाइट तब जाकर के जलता है और रोशनी नीला रंग के देता है। और पीला रंग प्राप्त करना है तो बड़े लैंपों में सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका अधातु। माने धातु और धातु दोनों का प्रयोग ट्यूबलाइट और लैंपों में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। धातु और अधातु दोनों का प्रयोग ट्यूबलाइट में और बड़े बड़े लैंपों में किया जाता है। अब आ जाइए, अतः हम कह सकते हैं कि अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में
पाया जाता है। ये अगला इसका लक्षण है अधातु का। चाहे अधातु ठोस के रूप में भी आपको मिल सकता है, द्रव के रूप में भी मिल सकता है, गैस के रूप में भी आपको मिल सकता है। जैसा कि आर्गन जो है, पहले हम बताएं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, हीलियम, ये सब आइडियल गैस है, आदर्श गैस है। आदर्श गैस के नाम से भी लोग जानते हैं। अब आ जाइए कि वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। ये भी क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में कि एक ऐसे पदार्थ जिसमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है। वैसे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो 3 गो हैं। आर्सेनिक है, इसमें धातु का भी लक्षण पाया जाता है और अधातु के भी लक्षण पाया जाता है। एंटीमनी है, इसमें भी धातु का भी लक्षण पाया जाता है और अधातु का भी लक्षण पाया जाता है। तीसरा है जर्मेनियम, इसमें भी धातु का लक्षण पाया जाता है और अधातु का भी लक्षण पाया जाता है। इस क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे तत्व का नाम बताइए जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम। तीनों में से कोई वो याद रखिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में कुछ नया विषय लेकर के आपकी सेवा में मैं उपस्थित होऊंगा। और एक निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के, अपने मित्रों से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नया चीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। इस पर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।